पहला सुख निरोगी काया। वेदों और पुराणों में इंसान के लिए 7 सुख बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा सुख निरोगी काया यानी कि स्वास्थ्य को बताया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। तो जिंदगी का आनंद लेने के लिए इंसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इस भागम भाग भरी जिंदगी में हम न्यूरो की समस्या यानी कि शरीर में अकड़न, चीजों को भूलना, उठने बैठने में परेशानी आना जैसी छोटी मोटी बीमारियों को अनदेखा करना बहुत भारी पड़ जाता है। ऐसे में इस समस्या का समाधान करने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए राजधानी भोपाल के बेस्ट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील के ढकाते आज हमारे बीच जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात में। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फिजिशियन है, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है, समर्पण किडनी हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश। तो डॉक्टर साहब से चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल अब मेरा आपसे यही रहेगा कि सबसे पहले फिजियोथेरेपी क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। नमस्ते। फिजियोथेरेपी एक ऐसी भौतिक चिकित्सा है जिसमें बिना दवाई, बिना ऑपरेशन के सफलतापूर्वक इलाज करके अपन अपनी लाइफस्टाइल में कम बैक कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा बना सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रोक के बारे में हम कुछ जानेंगे। जिस तरीके से आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। स्ट्रोक यानी कि लकवा क्या है, क्या थेरेपी इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो हम जानेंगे। जी हाँ, स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें ब्रेन में खून सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और उसके परिणाम स्वरूप शरीर का आधा हिस्सा या शरीर का एक अंग या शरीर का पूरा हिस्सा भी मूवमेंट करना बंद कर देता है, जिसको हम पैरालिसिस आम लैंग्वेज में बोलते हैं या पक्षाघात बोलते हैं। और इसमें जनरली मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद मेन रोल फिजियोथेरेपी और न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की टीम का ही होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दवाइयों के साथ साथ भौतिक चिकित्सा के अलग अलग व्यायाम और अलग अलग पद्धति के साथ उसको पूर्णतः ठीक करके अपनी लाइफस्टाइल में वापस लाने का एक बहुत अच्छा अवसर होता है। बिल्कुल, स्ट्रोक की बात हम कर ही रहे जी, हैं, तो स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं डॉक्टर साहब? संभवतः स्ट्रोक 3 टाइप से होते हैं, जिसको हम लोगों ने मेडिकल लैंग्वेज में उसको डिवाइड किया है उसकी रीजन्स और ओरिजिन्स के हिसाब से। जनरली एक टीआईए होता है जिसमें पार्शियल पैरालिसिस के सिम्टम्स आते हैं और इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलने से वो कई बार पूर्ण तरीके से विद इन 24 आवर्स या विद इन 2 आवर्स में भी ठीक हो जाता है। जी। जनरली उसको टीआई मतलब एक छोटा सा एम्बुलम जो ब्लड सप्लाई में अ, अवरोधक कर देता है या रोक देता है, जिसमें कुछ क्षण के लिए उसके सिम्टम्स आकर ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है, ब्लड सप्लाई रोकता है और उसके बाद कुछ समय के बाद ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होने के बाद वो ऑटोमेटिक या कुछ ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब, ये बात तो हुई कि स्ट्रोक क्या है, किस तरीके से, लेकिन कैसे पता चलेगा एक नॉर्मल इंसान जी को कि स्ट्रोक यानी कि शुरुआती लक्षण अगर हम जानना चाहें तो क्या कोई शुरुआती लक्षण या कोई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे इंसान पता उसे चल जाए कि मुझे स्ट्रोक की परेशानी होने वाली है? जी हाँ, इसको हम लोगों ने मेडिकल टर्म्स में फास्ट FAST फास्ट के टर्म्स में इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। जी। फास्ट मतलब एफ मतलब फेस। जिनको भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं उनके चेहरे में एक साइड में फेस जो है थोड़ा सा झुका हुआ या फेस का मूवमेंट या यूँ कहना चाहिए कि एक साइड का फेस आपको थोड़ा कमज़ोर महसूस होगा। ए मीन्स आर्म। अगर आप उनके हाथ उठाने या पैर उठाने के लिए बोलेंगे तो एक साइड की बॉडी के आर्म्स में मूवमेंट जो है स्लो होने की वजह से या स्ट्रेंथ स्लो होने की वजह से वो पूरी तरीके से नहीं उठा पाएंगे। जी। एस स्पीच। अगर आप उनसे कोई वर्ड बुलवाने बोलेंगे या कोई आंसरिंग करने बोलेंगे तो स्लाइड स्पीच करेंगे या बोलने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। और टी फॉर टाइमिंग। आप कितने देर में उनको स्पीच बोलने के लिए बोलते हैं और कितने देर में वो रिप्लाई देते हैं, उससे भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के FAST फास्ट एक ऐसा सिम्बॉल्स है जिससे हम उनको अच्छे से जान पाते हैं। तो इनिशियली तौर पे बोलने में दिक्कत आती है या एक साइड के शरीर के हिस्से में काम करने में या मूवमेंट करने में दिक्कत आती है और रिकग्निशंस मतलब मेमोरी कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जी। ये शुरुआती लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, स्ट्रोक जिस तरीके से अगर हम स्ट्रोक का यहाँ पर जिक्र कर ही रहे हैं और अगर हम एक तस्वीर देखें कि
हालांकि जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल की वजह से भी होती राइट, हैं। काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से होती राइट। है। स्ट्रोक का मेन कारण क्या है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है और ये जानना ज़रूरी है बिकॉज़ इन्हीं कारणों से इस प्रकार के पैरालिसिस के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा विस्तारित रूप से बताना चाहूँगा कि पहला कारण तो मेडिकल हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री होती है कि किसी को अगर पैरालिसिस का अगर इम्पैक्ट आ चुका है, जी। तो उनको दोबारा आने के इम्पैक्ट चांसेस होते हैं बिकॉज़ अगर वो प्रॉपर टाइम पे अपना दवाई या अपने जो चीज़ें डॉक्टर के द्वारा सलाह दी गई, उसको अगर फॉलो ना करे तो। और अगर फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की लाइक दैट, अगर फैमिली में एक पैरेंटल साइड में अगर पेरेंट्स में एक साइड में अगर हिस्ट्री है तो 25% चांसेस हो जाते हैं कि उनको भी जेनेटिकली 25% रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। और अगर जी। पैरेंटल साइड में दोनों अगर मदर और फादर दोनों को अगर स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो 75% तक रिस्क बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा-सा अपने को ध्यान में रखना होता है कि अगर पेरेंट्स में अगर स्ट्रोक की हिस्ट्री है तो हमें उस चीज़ को थोड़ा फॉलो करना होता है। मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है और अपनी बैड हैबिट्स लाइक टोबैको, स्मोकिंग, अगर ये चीज़ें सेवन कर रहे हैं तो उससे और रिस्क बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के हमें यही कहना होगा कि लाइफ़स्टाइल को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, मेडिकल हिस्ट्री को भी ध्यान रखना होगा और जी। पर्सनल को भी ध्यान रखना होगा। लाइक अगर अपनी कोई मेडिकल हिस्ट्री जैसे डायबिटिक या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है तो इसमें केसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस पे है तो उसको डेली फॉलो करना चाहिए कि हम मेडिकेशंस प्रॉपर खा रहे कि नहीं खा रहे, और मेडिकेशंस के बाद आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं है, शुगर लेवल कंट्रोल है कि नहीं है। कई बार होता है, देखने में आता है, क्योंकि हम लोग ये केसेस बहुत देखते रहते हैं। मैंने जी। मतलब अपने लाइफस्टाइल में मोर देन 100 केसेस देखे हुए, तो कई केसेस में ये सुनने में आता है कि 2-4 दिन से मैं व्यस्त था इसलिए दवाई नहीं खा पाया या दवाई का शेड्यूल चेंज हो गया, परिणाम स्वरूप बीपी बढ़ गया और स्ट्रोक हो गया। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप दवा तो खा रहे हैं पर उससे कंट्रोल है कि नहीं है, तो एटलीस्ट 8-15 दिन में एक बार उसका चेकअप करवाते रहे, जिससे जी। आपको पता चले कि आप जो दवाई खा रहे हैं आप पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपर कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है, या डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत तो नहीं है कि दवाई कोई चेंज तो नहीं करनी, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा खान पान में भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना चाहिए। ज़्यादा ऑयली खाने से या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ता है तो जी। उससे भी स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर शरीर में बढ़ता है तो उससे थ्रोम्बस मतलब क्लॉटिंग, जिसको क्लॉटिंग के परिणाम स्वरूप ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र करा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना जी। चाहिए, उसको शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए, जैसे कि अगर उसे पता चले कि स्ट्रोक आया है, उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके फैमिली मेंबर्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इनिशियली स्टेज में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जहाँ पर भी हम अगर घर पे प्रॉब्लम हो रही है या ऑफिस में प्रॉब्लम हुई है, तुरंत हम मेडिकल की फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ करें। अगर चलने योग्य नहीं है तो एम्बुलेंस की सहायता से या आसपास के सब सपोर्टर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल की सहायता से नियरर हॉस्पिटल में पहुँच के इसका प्रॉपर तरीके से न्यूरोलॉजिस्ट के और मेडिसिन टीम की सहायता से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें बिकॉज इनिशियली 24 और 48 आवर्स तक जो बेस्ट ट्रीटमेंट से जी। जो बेस्ट रिस्पांस आता है वो बाद में नहीं आता है। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि एक हाथ नहीं उठ रहा है तो हम चलो 2 दिन बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको प्रॉपर फॉलो कर लेना चाहिए। सीटी स्कैन, एमआरआई, या फिर कई बार हमें कलर डॉपलर भी करवा के देखना होता जी। है कि अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है, ब्लड सप्लाई ओके है, तो क्यों हुआ ऐसा, कहीं कैरोटिड डॉपलर से कहीं कैरोटिड में कोई ब्लॉक तो नहीं हो गया। कई बार होता है सीटी स्कैन हमारा नॉर्मल आता है पर हमारे कैरोटिड डॉपलर में कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं जैसे हार्ट की नलिकाओं में आते हैं, तो परिणाम स्वरूप इससे भी स्ट्रोक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल जिससे स्ट्रोक आ जाए, जैसे ये परेशानी आ जाए और वो ठीक हो जाए पूरी जी। तरीके से, तो उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसा अपना लाइफस्टाइल और खान पान खास तौर पर कैसा रखना चाहिए? जनरली होता ये है कि एक बार स्ट्रोक आ गया, मेडिकेशन से ठीक हो गया, फिजियोथेरेपी कर ली, उससे अपना चलना और ऑफिशियल सब चीज़ें ओके हो गई। तो हम लोग कई बार ये होता है कि ठीक हो गया तो चलो जो दवाई चल रही चलती रहेगी, तो नहीं, मेडिकल फॉलोअप में अटैच रहना चाहिए। जैसा डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आपको प्रॉपर ग्लूकोज कंट्रोल करे या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे या कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करे, बैड हैबिट स्मोकिंग, टोबैको ये अवॉइड करे,
तो उसको फॉलो करना चाहिए। प्लस जो नियमित तरीके से न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा एक्सरसाइज बताई गई है, जी। रूटीन बताई गई है, उसको फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे जो पैरालिसिस मसल्स है उसकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है नॉर्मल के कंपेयर में। तो उसको कई बार मौसम के साथ स्टिफनेस, जकड़न या इस प्रकार के स्ट्रक्चर से चेंजेस आते हैं, तो एक्सरसाइज से अपन उसको कंट्रोल रख सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र करा एक्सरसाइज का, तो क्या एक्सरसाइज प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस स्ट्रोक कंडीशन? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा इलाज होता है, बिकॉज़ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा रोल न्यूरो फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होता है। बिकॉज़ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यही आपको आगे कैसे इम्प्रूव करना है, आपकी जी। जो मूवमेंट डेली एक्टिविटीज़ है उसको कहाँ वैसे कैसे लाना है, उसके लिए सभी चीज़ें आपको बताता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बताए गए एक-एक व्यायाम, एक-एक प्रिकॉशंस, ये आपकी लाइफ़स्टाइल को और अच्छा कर सकती हैं। और बहुत ही बड़ा रोल पैरालिसिस केसेस में न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। बिल्कुल इसके उपचार की अगर हम बात करें तो क्या है इसके उपचार और किस तरीके से इसके उपचार लेना चाहिए? जनरली मेडिकल इमरजेंसी के बाद, न्यूरोलाइज के ट्रीटमेंट के बाद जो मेन रोल होता है वो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट का होता है, जिसके में जो मूवमेंट लॉस हो चुके होते हैं उसको डेवलप करने के लिए न्यूरोलॉजिकल डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिसको एनडीटी, पीएनएफ, बोबार्ड टेक्निक्स और जी। कई मसल स्टिमुलेटर्स होते हैं, जिसके तहत हम मूवमेंट्स को वापस लाते हैं। और मूवमेंट्स को वापस लाने के बाद स्ट्रेंथ और प्रॉपर कॉन्फिडेंस लाना, चलने की प्रैक्टिस करना, मोमेंट्स की प्रैक्टिस करना, ये सब न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में पॉसिबल है। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरीके से यहाँ पे हम उपचार की बात कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज एक वाइटल रोल प्ले करता है स्ट्रोक में। जी। एक स्ट्रोक अगर हम बात करें तो क्या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही होता है या ये किसी को भी हो सकता है? जी हाँ, जनरली ये 40 प्लस एज में ज़्यादा संभव होता है, बिकॉज़ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मोस्टली 40 प्लस में ज़्यादा पाई जाती हैं रादर दैन यंगस्टर एज। और 40 प्लस में चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज़ कहीं ना कहीं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर थोड़ी अनकंट्रोल या उस पर अपन फोकस नहीं कर पाते हैं। तो 40 प्लस ये ज़्यादा एज ग्रुप होता है जिसमें पैरालिसिस के इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। पर जनरली यंगस्टर एज में भी हमने देखा है कुछ लोगों में, जो यंगस्टर एज में भी कई लोगों को अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की नस फट गई जी। और पैरालिसिस हुआ। पर मुख्यतः 40 के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम बात करें जिस तरीके से स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो इसके रोकथाम के लिए लगातार आपने कहा कि एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल मेंटेन करें, और क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स एक इस एज ग्रुप को लेना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और सभी को जानना ज़रूरी है। जनरली हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें कई बार होता है कि हमें पहले कोई बीमारी नहीं थी, अचानक हमारा मूवमेंट लॉस हो गया, पैरालिसिस हो गया, तब हमें पता चला कि हमारी शुगर 350-400 है, ब्लड प्रेशर 220-240 सिस्टोलिक मिला है। तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे जो हम लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वाक़ई में सही है कि नहीं, वो हमें मेडिकल टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है। तो जनरली जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उन्होंने 3 से 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर से पता चला रहे कि जो हम लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं उसमें हमारी अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली कई बार ये होता है कि हम ठीक चल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग कभी चेकअप कराने की कोशिश नहीं करते हैं, और यही प्रॉब्लम की वजह से हम बाद में फिर इस प्रकार की प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ता है। डॉक्टर, हाउ फिजियोथेरेपी प्लेज अ रोल इन ट्रीटिंग द स्ट्रोक? बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट का मेन रोल ये होता है कि जो पैरालिसिस पेशेंट है, एक साइड से बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मेन काम यही होता है कि जो उनके मोमेंट लॉस हो चुके हैं जी। उनके मोमेंट्स को कैसे रिस्टोर करें, और मोमेंट रिस्टोर होने के बाद उन पे कैसे कॉन्फिडेंस दिलाए कि आपको आप चल पाएंगे, आप अपने लाइफस्टाइल में वापस आ पाएंगे, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट व्यवसाय या वर्क है उस पे कैसे जा पाएंगे, उस सब चीज़ों को रिहैबिलिटेशंस करवा के उनको अपने लाइफस्टाइल पे वापस लाया जा सकता है। ये बहुत बिल्कुल। बड़ा एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा एक अवसर होता है जो पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल में आने का मौका मिलता है। कई बार पहले हमने सुना था कि
कई गाँव में भी सुना होगा आपने, जैसे कि एक बार पैरालिसिस हो गया तो बेड रिडन हो गया, वो फिर दोबारा कभी अपनी ठीक लाइफ़स्टाइल में नहीं हो वापस नहीं आ सकता। पाया। पर आज बिल्कुल। के डेट में ये सभी चीज़ें संभव है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आज भी वो सिनेरियो है, वो टाइम है, वो वक्त है जब लोगों को ये लगता है कि अगर आप पैरालाइज्ड हो गए या आपको कोई परेशानी या बीमारी है तो उससे जकड़ जाते हैं और उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक बहुत अच्छा यह मैसेज था कि आप अपने ऊपर किसी भी बीमारी को हावी मत करिए। अगर आप हावी करेंगे तो आप उस चीज से कहीं ना कहीं और ज्यादा जकड़ते जाएंगे। स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें तो इसके इलाज में भी ये बहुत कारगर सिद्ध हुई। जी हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद फिजियोथेरेपी का ही मेन रोल होता है, और हमने ऐसे कई केसेस देखे हुए जिन्होंने स्पॉन्डिलाइटिस के बाद फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छे से ठीक हुए हैं और अपनी लाइफस्टाइल में वापस आए हैं। जिनको नेक पेन की वजह से अपना लैपटॉप नहीं चला पाते थे, कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाते थे, ड्राइविंग नहीं कर पाते थे, स्टडी में प्रॉब्लम आती थी, सभी चीज़ों में उन्होंने अपना फिजियोथेरेपी का सहयोग लेके इन चीज़ों पे वापस आए हैं। और फिजियोथेरेपी एक बेस्ट सॉल्यूशन है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरीके से अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी के द्वारा अगर हम बात करें स्पॉन्डिलाइटिस की, तो उसके इलाज में भी ये काफी कारगर सिद्ध हुई है। जी हाँ, स्पॉन्डिलाइटिस में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज फिजियोथेरेपिस्ट जो है सर्वाइकल की जो जी। नर्व कंप्रेस होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है, जिसके तहत हाथों में झुंझुनी या पैरों में झुंझुनी या नेक पेन या बैक पेन, उसमें स्ट्रेंथिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट्स के लिए फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है, जिसके तहत आप अपने लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं। कंप्यूटर वर्क, स्टडी, वॉक, इन सभी चीज़ों में फिजियोथेरेपी के बाद सभी चीज़ों में फ़ायदा मिलने लगता है, और परिणाम जी। स्वरूप आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने वर्किंग में वापस आ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरीके से फिजियोथेरेपी की बात करें, नॉर्मल जो प्रॉब्लम आजकल सब में देखी जा रही है और खास तौर पे वुमेन्स में सबसे ज्यादा, कि कमर की दर्द हो या फिर नीज की प्रॉब्लम हो, वो काफी आजकल हाँ एज जी। ग्रुप में और खास तौर पे वुमेन्स में सबसे ज्यादा देखी जा रही है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी कितना कारगर साबित होता है? जी हाँ, ये सब प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से रिलेटेड और वुमेन्स वर्किंग से रिलेटेड ज़्यादा मानी जाती है, बिकॉज वुमेन्स के होम वर्क्स और घरेलू जो काम होते हैं झुकने वाले या बैड पोस्चर से रिलेटेड वाले, इनसे ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में प्रॉपर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज सीख कर अगर करना चालू कर दें, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम अप टू 70 to 80% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल और वर्किंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरीके से देखा जाए, एक फिजियोथेरेपी को लेकर एक दिमाग में लोगों के एक टेंडेंसी बनी हुई है कि ज़्यादा फिजियोथेरेपी नहीं लेनी चाहिए, उससे कोई ना कोई नुकसान होता है, एक टेंडेंसी बनी हुई है। तो उसको आप किस तरीके से दूर करेंगे? जी हाँ, ये क्वेश्चन हमें कई बार सुनने मिलता है, बिकॉज कई बार होता है कि गलत सलाह हमेशा गलत परिणाम देता है। बिल्कुल। पर प्रॉपर अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस से प्रॉपर एक्सरसाइज सीख लेते हैं और उनके गाइडेंस से उनके द्वारा समझाई हुई एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड जो दुष्परिणाम होना है वो नहीं होता। कई बार होता है कि हम लोग ग्रुप एक्सरसाइज किए, ग्रुप योगा किए, हमने ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर ली तो मसल्स में पेन हो गया, या हमारी हड्डी खसक गई, या नर्व ब्लॉक हो गई, या स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, कई बार जिम्नेशियम में हो जाता है। पर अगर वही एक्सरसाइज आप फिजियोथेरेपिस्ट से सीख के, उनकी जी। निगरानी में करके प्रॉपर करते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल डॉक्टर, एक आखिरी संदेश जी, आप क्या देना चाहेंगे हमारी जनता को? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप बिना मेडिकेशंस के, बिना ऑपरेशंस के पूरी तरीके से ठीक होने में के कगार पे रहते हैं, और ठीक हो सकते हैं, और अपने आप को ठीक मेंटेन रख सकते हैं प्रॉब्लम से होने से रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आज की लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रेसफुल और सिटिंग वर्क्स ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हर किसी ग्रुप, चाहे वो 18 ग्रुप हो, 13 ग्रुप हो या 40 प्लस हो, अपना एक बार मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाते रहे ईयरली, जिससे हमें ये पता चले कि हमारी जो लाइफस्टाइल है या लाइफ
खान पान की पद्धति है उससे रिलेटेड कोई हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल जी। अनकंट्रोल, डायबिटीज़ लेवल अनकंट्रोल या ब्लड प्रेशर लेवल अनकंट्रोल। इसके साथ साथ हमारी कई बार बैड पोस्चर्स होते हैं, चलने का जो लाइफस्टाइल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। कई बार हमें होते हैं कि जंप करते हुए चलते हैं, या कई बार होते हैं सीढ़ी की जो बहुत ऊपर नीचे अनकंट्रोल या अनबैलेंसिंग चलते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपने को पोस्चर से रिलेटेड ज़्यादा फोकस करना होता है, और एक्सरसाइज थोड़ा आप प्रॉपर तरीके से ध्यान से करते रहे, जिससे मसल्स को टोनिंग बनती रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनती रहे। अगर आपकी मसल टोनिंग रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे, तो मुझे नहीं लगता कि जो 30 प्लस के बाद नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, लो बैक पेन आती है, सर्वाइकल पेन आती है, ये कभी हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे हमें हमारे लाइफस्टाइल को और अच्छा कर सकती है। बिल्कुल है, तो जिंदगी जीने के लिए इंसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसी पे जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर सुनील ने हमें सारी चीजें बहुत विस्तार से और बहुत खूबसूरती से यहाँ पे बताया कि किस तरीके से एक इंसान का लाइफस्टाइल होना चाहिए, फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका है, और खास बात स्ट्रोक में किस तरीके से अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, और उससे जुड़ी कुछ खास बातें हमने जानी। डॉक्टर सुनील, बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे थैंक यू, साथ इस बहुत चर्चा बहुत में जुड़ने धन्यवाद। के लिए। तो देखा दर्शकों, आपने हमने अभी आपसे रूबरू कराया डॉक्टर सुनील से, किस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को विस्तार से बताया। तो फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, और आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम।